गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 27 दिसंबर 2022 के हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बॉम्ब साइक्लोन के बारे में। जब हम बॉम्ब साइक्लोन की बात करते हैं, साइक्लोन इन जनरल की बात करते हैं, तो उसके बारे में थोड़े से पॉइंट आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो। देखो, जो साइक्लोन जब भी इमर्ज होता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्रियोलिसिस फोर्स। क्रियोलिसिस फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड जो है प्रेजेंस ऑफ सी वाटर का प्रेजेंस ज़रूरी होता है, और जो सी वाटर होता है उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो सी वाटर का प्रेजेंस और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 26 डिग्री सेल्सियस से अबव, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, उससे ज़्यादा होते हुए होना चाहिए। किसका? पानी का, है ना। नंबर थर्ड जो है वहाँ पे जो वर्टिकल विंड होती है वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, वर्टिकल विंड नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल क्लियर स्काई होना चाहिए, कोई ह्यूमिडिटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर स्काई यहाँ पे वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है। जब हम बॉम्ब साइक्लोन की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में, कहाँ पे? सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, पहली बात तो ये। और यहाँ पे जब हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल की बात करते हैं तो वहाँ हाई प्रेशर होना चाहिए, लेकिन जब हम बॉम्ब साइक्लोन की बात करते हैं सब एल्टीट्यूड रीजन में ही जो ट्रॉपिकल मतलब जो आपका प्रेशर है वो प्रेशर जो है कम होना चाहिए, प्रेशर जो है कम होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे होते हैं? सब लैटिट्यूड रीजन के अंदर। ओके, और बम साइक्लोन की जो डेफिनेशन दी जाती है, ऐसा माना जाता है कि जो 24 घंटे में अगर जो टेम्परेचर है वो घट जाए, कितना? 24 मिली बार या अप्रोक्सीमेटली 20 मिली बार, तो उसको बॉम्ब साइक्लोन की डेफिनेशन में रखा जाता है। कहाँ पे होगा? पहली बात तो मिड लैटिट्यूड रीजन में प्रेशर क्या होगा? कम होगा। कितना कम होगा? अप्रोक्सीमेटली जो नॉर्मल प्रेशर है 20 मिली बार कम हो जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर, लो प्रेशर रीजन में होता है। और ये जो है न्यूज़ में था क्योंकि जो यूएसए है वहाँ पे ही आया था। लेट्स सी अबाउट द स्टेटमेंट फर्स्ट। बॉम्ब साइक्लोन के बारे में न्यूज़ में था, आपको बताना है कि उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट की बात करेंगे तो ये एक टाइप से स्टॉर्म होता है दैट डेवलप क्विकली एंड अकर व्हेन एयर प्रेशर डिक्रीजेज बाय, मतलब जो एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है 20 मिली बार फॉर विद इन 24 आवर, मतलब एक दिन में, एक 24 घंटे के पीरियड के अंदर अंदर इतना जो प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? बॉम्ब साइक्लोन हो गया, राइट। तो देखते हैं कि न्यूज़ में क्या था। बॉम्ब साइक्लोन इज सिंपल storm that intensify very rapidly. Bomb cyclone form when air near earth surface rises quickly, और राइज क्यों होगी? बिकॉज टेम्परेचर इज लो, तो यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा, ट्रिगरिंग अ सडन ड्रॉप इन बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर भी डिक्रीज होगा, एटलीस्ट यू कैन सी हियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द बॉम्ब साइक्लोन। क्या ये मिड एल्टीट्यूड साइक्लोन है दैट इंटेंसिफाई रैपिडली? दैट इज करेक्ट। इट हैज लो प्रेशर एट इट्स सेंटर, दैट ऑल्सो करेक्ट। तो लेट्स सी नंबर थर्ड स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। वैसे हम इसकी जो पूरी प्रोसेस है बोम्बोजेनेसिस बोलते हैं, इज अ टेक्निकल टर्म फॉर द बॉम्ब साइक्लोन। इट अकर इन द मिड लैटिट्यूड रीजन एंड इंटेंसिफाई रैपिडली। कैसे इंटेंसिफाई होता है? तो जो प्रेशर है वो 20 मिली बार डिक्रीज हो जाना चाहिए विद इन 24 आवर, राइट। इट हैज़ लो प्रेशर एट इट सेंटर, तो जो प्रेशर होता है सेंटर में लो होता है, जिस तरीके से हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन में होता है उसी तरीके का कोई सिस्टम यहाँ पे डेवलप होता है, लेकिन इसका नाम थोड़ा अलग है। और प्रेशर की जो डेफिनेशन है, मतलब अगर ये साइक्लोन की डेफिनेशन है तो ये जो है इसका बम्बोजेनेसिस हो जाएगा मिड लैटिट्यूड रीजन। और एक क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया गया है कि जो प्रेशर 24 मिली बार विद इन 24 पीरियड डिक्रीज होता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो अगर हम नॉर्थ में बात करें, नॉर्थ के अंदर जो प्रेशर होता है, नॉर्थ के अंदर जो पूरी जो साइक्लोन की वो होती है ना, सबसे पहली बात तो जो आपकी ट्रेड विंड होती है ना, ट्रेड विंड से ये इफेक्ट होता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसको हम ईस्टर्लीज, जो ट्रेड विंड होती है वो ईस्टर्लीज ही, मतलब दूसरा नाम है उसका, वैसे रियल नाम तो ईस्टर्लीज है, उसको हम ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ट्रेड अकर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ व्हेन दीज ईस्टर्लीज आर फ्लोन। और सेकंड इसमें क्राइटेरिया आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्थ में, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर, है ना। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये याद रहे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर बॉर्डर विद नेपाल। जब हम इंडिया की बात करते हैं, यू कैन सी है, अगर ये इंडिया का मैप है तो नेपाल यहाँ पे आता है। तो कौन कौन सा राज्य इस पर टच करते हैं? तो 5 राज्य हैं जो हमारी कंट्री के टच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है उत्तराखंड, हिमाचल नहीं है, ठीक है, उत्तराखंड से स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। नंबर थर्ड है बिहार, क्या है, रुक जाए जस्ट अ सेकेंड, उत्तर मत देखिए, बिहार। एंड नंबर फोर्थ स्टेट इज़ द सिक्किम यहाँ पे आ जाएगा, सिक्किम। एंड नंबर 5 इज़ द वेस्ट बंगाल। जो टच नहीं करता है वो शाम नहीं करता है, और यहाँ से याद रखें हिमाचल नहीं करता है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं,
क्या उत्तराखंड होगा? बिल्कुल होगा। क्या हिमाचल होगा? नहीं होगा। और उत्तराखंड की स्थापना कब होती है? तो 2000 में होती है। क्या ये जो पीसा एक्ट है उसमें इंक्लूडेड? नहीं है, याद रखिएगा नहीं है। तो पीसा में कौन कौन सी कंट्री इंक्लूडेड है उसके बारे में, कौन कौन सी जो राज्य है वो इंक्लूडेड, वो हम बात कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टेट है जो जिस पे पीसा एक्ट लागू होता है, और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पावर जो है तो पार्लियामेंट को दी जाती है या फिर गवर्नर को दिया जाता है, या डिक्लेरेशन का पावर प्रेसिडेंट को देते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर का बहुत कम वहाँ पे रोल हो जाता है। एनीवे डेट इज़ नॉट करेक्ट। देखो, हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल है। क्या गुजरात है? बिल्कुल है। क्या महाराष्ट्र है? क्या आंध्र प्रदेश है? यस। तेलंगाना है? यस। और में मध्य प्रदेश है? बिल्कुल है। और कौन सा है? और 1 2 3 4 5 6 होगी, 4 और स्टेट है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राजस्थान है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे 7 स्टेट होगी, 3 स्टेट और हैं जो इसमें इंक्लूडेड है। तो फिलहाल मुझे याद नहीं है, बाद में इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बताएंगे ना। मुझे जितनी स्टेट आती है उसका मैंने बताने की कोशिश की। वेस्ट बंगाल भी है पर है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। क्या उत्तर प्रदेश टच करता है? बिल्कुल करता है। वेस्ट बंगाल करता है, असम करता है, यस। क्या नहीं करता है? हिमाचल प्रदेश नहीं करता है और असम नहीं करता है। तो यू कैन सी है फॉर एग्जाम्पल डेट द नेपाल। नेपाल से उत्तराखंड टच करता है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश यहाँ पे टच करता है, सिक्किम यहाँ पे टच करता है, वेस्ट बंगाल यू कैन सी है, बिहार यू कैन सी। तो 5 राज्य है जो नेपाल को टच करते हैं, राइट। ओके, नेपाल में न्यूज़ में था, क्यों था? चलो आप बताइए। अभी यहाँ के पीएम बने हैं, उनका नाम आप बता सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोजार फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो लोजार फेस्टिवल की बात करो तो ये लद्दाख और सिक्किम वाले रीजन में, जहाँ पे बुद्धिस्ट धर्म फॉलो करते हैं ना, वहाँ पे इसको फॉलो किया जाता है। और बुद्धिस्ट धर्म में इसको ही जो है लोसार फेस्टिवल को न्यूयॉर्क के तरीके से मनाते हैं। यू नो वेरी वेल, 1959 में जब तिब्बत को कब्जा लिया था, हमारी कंट्री में इनफ्लो हुआ था तिब्बतियंस का, और ये कहाँ पे रुके थे? हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के अंदर, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यू कैन सी है पीएम एक्सटेंडेड इज ग्रीटिंग ऑन द ओकेजन ऑफ लोसार फेस्टिवल। और ये माउंट कैलाश पिलग्रिमेज यहाँ पे जाते हैं, डांस वगैरह करते हैं। लद्दाखी बुद्धिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 4th सेंचुरी एडी से चला हुआ आ रहा है, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, किसके बारे में? हाँ, एक टेम्पल के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, उसको आपको पहचानना है बेसिकली, है ना। ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द डाइटी शिव। शिव और पार्वती को ये समर्पित है। पहली स्टेटमेंट ये है। हर पार्वती वर्शिप एज मल्लिका। तो ये मल्लिका अर्जुन आपने नाम सुना होगा। तो मल्लिका को जो है पार्वती के रूप में, मतलब पार्वती का ही दूसरा नाम मल्लिका, और शिव का नाम अर्जुना, रिप्रेजेंटेड बाय द लिंगम। और यहाँ पे लिंगम की स्थापना है। और याद रखिए ये 12 ज्योतिर्लिंग में भी है, क्योंकि मल्लिका अर्जुन जो है 12 ज्योतिर्लिंग का पार्ट बनता है। लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट। देर इज एन इंस्क्रिप्शन एविडेंस फ्रॉम द सतवाना। यस, सतवाना जो डायनेस्टी, ऐसा माना जाता है कि वो जो है हिंदुइज्म को ज़्यादा फॉलो करते थे ना। हिंदुइज्म पुराण वगैरह उनके टाइम पे लिखे गए थे। तो सतवाना कहाँ पे था? तो अगर ये इंडिया का मैप है तो सतवाना यहाँ पे रूल किया करते थे, राइट। ओके, सतवाना डायनेस्टी विच प्लेस्ड द टेम्पल टू एग्जिस्टेड फ्रॉम द 2nd सेंचुरी। तो मतलब इनके द्वारा बनवाया गया था, सतवाना डायनेस्टी के द्वारा। मोस्ट मॉडर्न एडिशन वर डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हरिहरा फर्स्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो हरिहरा फर्स्ट के द्वारा भी इसमें कुछ काम करवाया गया। तो आपको बताना कौन से टेम्पल की हम बात करें। तो याद रखिएगा मल्लिकार्जुन टेम्पल श्रीशैलम के अंदर, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर। द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जब जो उनके पुत्र थे कार्तिकेय, जब नाराज़ होके जाते हैं तो वो मल्लिकार्जुन की पहाड़ियों पे, मतलब यहाँ पे जो पहाड़ी है ना नल्ला वगैरह वगैरह के, वहाँ पे तप करते हैं। तो उनको मनाने के लिए दोनों आते हैं, मतलब पार्वती भी आती है और शिव भी आता है भगवान, ठीक है। अब बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ऑफ उज्जैन। यहाँ याद रखिएगा जो भगवान की मूर्ति है ना, वो जो है दक्षिण मुखी है। वैसे माना जाता है कि जो शिवलिंग है उसकी जो पूजा होती है, जो उसकी डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ होती है ना, लेकिन यहाँ पे दक्षिण है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे बैठे हुए हैं। कौन? शिव भगवान। सेकंड द बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजार। तो मैंने बताया था ये जो है राजा फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। कब? राजा फर्स्ट के द्वारा 1035 AD के अंदर, है ना, शायद ये मैंने बताया। और लॉर्ड शिवा को ही ये डेडिकेटेड है, और साउथ में है तो ये जो है द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ है। नंबर 3 की बात करते हैं, भीमा शंकर टेम्पल एट पुणे। तो ये भी वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के लिए, है ना। 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उनमें से जो भीमा शंकर है पुणे के अंदर, तो वो वहाँ पे है, तो ज्योतिर्लिंग के फॉर्म में विराजित है। हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द डाइटी शिवा एंड गॉडेस पार्वती। इट रेफर टू द 12 ज्योतिर्लिंग ऑफ द लॉर्ड शिव एंड 18 जो महाशक्ति पीठ है। आपको पता होगा कि जो देवी सती थी उनके जो है हिस्से 52 हो गए थे, और उनमें से भी 18 मेजर जो पोर्शन था वहाँ पे जो शक्तिपीठ है उनमें से एक है यहाँ पे, कहाँ पे? श्रीशैलम नागार्जुन के अंदर। और पार्वती वर्शिप एज मल्लिका, और जो शिव भगवान है वो अर्जुन की फॉर्म में पूजे जाते हैं। देयर इज एन इंस्क्रिप्शन एविडेंस फ्रॉम सतवाना डायनेस्टी। मोस्ट मॉडर्न एडिशन जो है हरिहर के द्वारा विजयनगर एम्पायर के टाइम पे हुआ था।
ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। हम प्रसाद स्कीम के बारे में बात करते हैं। प्रसाद स्कीम याद रखिए 2014 के अंदर लेकर आई, 14-15 के अंदर लेकर आई थी। फर्स्ट पॉइंट इज दैट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर ये आती है। इसकी फुल फॉर्म होती है पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल असेसमेंट ड्राइव। अगेन रिपीट, पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल असेसमेंट ड्राइव। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, तो ए ही यहाँ पे सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा देखो यहाँ पे गलत क्यों है, क्योंकि असेसमेंट ना होकर ऑगमेंट आ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे इस वजह से गलत है। द फर्स्ट इज राइट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रसाद स्कीम इन 2014-15 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। द फुल फॉर्म ऑफ द प्रसाद स्कीम इज पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेड ड्राइव। ओके, इसका एम है डेवलप करना, प्रमोशन करना रिलीजियस टूरिज्म इंडिया, तो रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाना इसका मेन एम रखा गया। अच्छा, अगर हम एक और स्कीम की बात करें जो अभी न्यूज़ में हुआ करती थी, पीएम श्री। पीएम श्री एक योजना है जो हमारे स्कूल को अपग्रेड करेगी। जो गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे वो सेंटर का हो, स्कूल का हो, स्कूल का नहीं मतलब स्टेट का हो, या फिर लोकल बॉडीज़ के जो भी स्कूल है उसको अपग्रेड कर रहा है। वहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाइक स्मार्ट एलईडी वगैरह हो, मतलब प्रोजेक्शन का यूज़ किया जाए, और हाइब्रिड वे ऑफ टीचिंग हो, वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स वहाँ पे खिलाया जाए। तो ये सारी की सारी सुविधा स्टार्ट करने की बात की जाएगी किसमें, 14,500 स्कूल के अंदर। ये है आपके पीएम श्री योजना। सितंबर में ये न्यूज़ में होकर थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किसके अंडर था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये आती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 60% इज टेकन ग्रांट बाय द सेंटर एंड 40% बाय द स्टेट, मतलब दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, याद रखिए कि इसको 2005 की जो पॉलिसी आई थी उसके बाद 2007 में इसको बनाया गया था। इसका मेन एम, लेट्स सी, इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज करेक्ट। इट इज अंडर द एजिज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है, तो सेकंड यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही है। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इन इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 2007 में बनाई गई थी, कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005 के अंडर में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। आगे बढ़ते हैं WTO के बारे में। सी, जब हम WTO के बारे में बात करते हैं, ये न्यूज़ में क्यों रहता है, अपने जो एम्बर बॉक्स है उसकी वजह से ज़्यादातर न्यूज़ में रहते हैं। याद रखिएगा 1 जनवरी 1955 में इसको बनाए गए थे। किसके थ्रू बनाए गए थे, तो मार्केश एग्रीमेंट। किसके थ्रू, मार्केश एग्रीमेंट। और जो है 12th राउंड ये चल रहा था, तब इसको उरुग्वे के अंदर तब ये बनाया गया था। उरुग्वे कहाँ पे, ये आप मुझे बता सकते हैं। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं, जिसमें ये बॉक्स किसकी सब्सिडी देनी है और किसको नहीं देनी है, कौन किस में आएगा। रेड में मतलब 3 बॉक्स है फॉर एग्जांपल। ग्रीन बॉक्स में यहाँ पे सब्सिडी अलाउड होती है, ब्लू बॉक्स में जो है वहाँ पे भी अलाउ होती है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट एड दी जाती है वो एम्बर बॉक्स में आता है, वो प्रोहिबिटेड होते हैं। बट कुछ मैकेनिज्म अभी तक डेवलप किया है। फॉर एग्जाम्पल अभी 12th मीटिंग हुई थी WTO की, कहाँ पे, जेनेवा का। होनी कहाँ पे थी वो, आप मुझे बताइएगा। 30वीं भी कहाँ होगी, तो याद रखिए UAE के अंदर, ये न्यूज़ में हुआ करता था, है ना। तो वहाँ पे कई सारे जो इशू है, फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, और कई सारे इशू, 5 इशू थे बेसिकली वहाँ पे उठाए गए थे। फिशरी से रिलेटेड वहाँ पे इशू उठाए गए थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। लेट्स सी अबाउट द क्वेश्चन देयर, लेट्स सी द स्टेटमेंट फर्स्ट। और याद रखिएगा जो गैट है 1948 में था, और इंडिया जो है इसका प्रमुख संस्थापक में से गिना जाता है। और जो अब मान लीजिए WTO है, उसी का एक वन ऑफ द पार्ट है। क्या, गैट। गैट जो है मर्चेंडाइज ट्रेड में विश्वास करता था, है ना, लेकिन यहाँ पे सर्विसेज भी ऐड हो जाती है। लेकिन ये न्यू डेवलपमेंट है, क्योंकि सर्विसेज का जो सेक्टर वो 1970-80s में डेवलप हुआ है। ओके, उससे पहले 1948 तक जो है गैट काम करता था। 1995 के बाद जो है WTO ने काम करना शुरू किया। एनीवे, WTO के बारे में, इट इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल डीलिंग विद द रूल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन द नेशन। यस, यू नो वेरी वेल कि ट्रेड के बीच में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट नथिंग बट WTO, एंड इट इज ओनली बॉडी। इट इज़ ऑफिशियली कमेंस्ड ऑपरेशन 1990 अंडर द मार्केश एग्रीमेंट। तो मैंने बताया मार्केश एग्रीमेंट, 12th राउंड, उरुग्वे राउंड जिसको हम बोलते हैं। आफ्टर द WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो गैट था वो अब नहीं रहा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बॉडी बन गया है। अगर ये WTO, उसी का एक छोटा पार्ट है गैट, राइट। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। WTO is the only global international organization dealing with the rules of the trade between the nation, and 1994 में ये पूरी मीटिंग होती है, और 1948 से गैट चला हुआ आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रोटार। क्रोटार रूल्स अभी न्यूज़ में थे, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, इसको नोट भी कीजिएगा। क्रोटार रूल्स बेसिकली बताता क्या है कि जो हमारा पहले जब भी हम ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और किसी बहुत सारी कंट्री के साथ हमने FTA को साइन किया है। किसको साइन किया, FTA को।
तो जब भी माल वहाँ से आता था ना, तो सिर्फ उन्हें एक ही चीज़ दिखानी पड़ती थी, ओरिजिन ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो जो प्रोडक्ट है वो हमारी कंट्री में एंटर कर जाएगा। लेकिन 2020 के बाद बिकॉज जो चाइना है वो एफटीए का गलत इस्तेमाल करने लगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो एफटीए किसके साथ है, श्रीलंका के साथ है नहीं वैसे, और चाइना क्या करता था, अपने प्रोडक्ट यहाँ पे लेकर आता था और हमारे साथ एफटीए साइन किया हुआ है श्रीलंका फॉर एग्जांपल, तो अपना सारा प्रोडक्ट श्रीलंका के रूट के थ्रू हमारी कंट्री में डंप कर देता था। इनडायरेक्टली भले ही हम उसको अपोज करना चाहे सॉरी चाइना को, लेकिन वो अपना सारा प्रोडक्ट हमारी कंट्री में डंप कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि हमारी कंट्री में डिमांड ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। एंड 2023 के बाद हमारी कंट्री वन है मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, नॉट द सेकंड पॉपुलस कंट्री बट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ना। अच्छा ग्रोटा रूल क्या है, अब क्या है, जो ओरिजिन ऑफ सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिन ऑफ सर्टिफिकेट के साथ जो है आपको 35% जो आपका प्रोडक्ट है वो आपकी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर होना चाहिए। जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है वो आपकी खुद की कंट्री में ही हो, अप्रोक्सीमेटली 35%, तभी जो है हमारी कंट्री में उस प्रोडक्ट की एंट्री हो पाएगी। यू कैन सी क्रोटा रूल इज रिलेटेड टू व्हाट। अच्छा कस्टम, इसका मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर द ट्रेड एग्रीमेंट रूल ऑफ 2020। तो 2020 में लेकर आएगा है क्या ये, importer have to prove that imported product have undergo value addition at least 35% in the country where it is originated, right? अर्लियर मेरली कंट्री ऑफ ओरिजिन अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो जो प्रोडक्ट हमारी कंट्री में एंटर हो सकता था, अब जो है अप्रोक्सीमेटली 35% वैल्यू एडिशन आपकी कंट्री में होना चाहिए, तभी जो है ये लागू होगा। ओके तो इतना आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाय दिस वी एंडिंग द लेक्चर हियर ओनली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।